हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आरोह भाग 1 में दुष्यंत कुमार का गज़ल पढ़ेंगे जो काव्य खंड से अवतरित है। ठीक है, काव्य खंड में आपका दुष्यंत कुमार का जो गज़ल पाठ है, आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो गज़ल को पढ़ने से पहले इसके जो कवि हैं दुष्यंत कुमार, हम लोग उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, कवि दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 में राजपुर नवादा गांव में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद से आरंभ होता है और वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए इन्होंने आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में भी काम किया और बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, यानी सन 1975 में ही इनकी मृत्यु हो गई। किंतु अपने इस छोटे से जीवन की साहित्यिक इनको जो छोटा सा जीवन मिला, उनके जो छोटे से जीवन की जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं वह छोटी नहीं रही। भले ही इन्हें बहुत इनकी मृत्यु अल्पायु में ही हो गई थी, लेकिन इनकी जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं वह बहुत ही छोटी नहीं है। गज़ल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह आज भी दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें है सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत, ये काव्य संग्रह है। फिर इसके बाद एक कंठ विस्पाई जो गीति नाट्य है। फिर छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी जो उपन्यास है। ठीक है, ओके। अब देखिए गज़ल। गज़ल दुष्यंत कुमार के गज़ल संग्रह साये में धूप से ली गई है। जिस तरह से हम लोग हिंदी में दोहे पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, ठीक है, और पद पढ़ते हैं, उसी तरह से उर्दू में लिखी जाने वाली जो कविता होती है उसको गज़ल कहते हैं। और इसकी एक विशेषता होती है कि इसमें लाक्षणिकता पाई जाती है। लाक्षणिकता का क्या अर्थ होता है कि इसमें बात कुछ और कही गई होती है और इसका अर्थ कुछ और निकलता है। ठीक है, यानी यहाँ का इस जब हम पढ़ेंगे इन गज़लों को तो इसमें कुछ जो बात कही जाती है वह कुछ और होती है, लेकिन जो कवि का आशय होता है, कवि का जो भाव होता है वह बिल्कुल अलग होता है। और जो गज़ल होती है, इनमें जो दो पंक्तियाँ होती हैं यह अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। यानी कोई गज़ल यानी एक गज़ल दूसरी गज़ल पर निर्भर नहीं होती है, वह अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या जो पहली वाली गज़ल यहाँ लिखा है कवि ने, उसमें उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है कि जैसे जब चुनाव नज़दीक आता है तो जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, वह कई तमाम तरह के वादे करते हैं कि चुनाव जीत जाने के बाद वह तमाम तरह की सुख सुविधाएं देंगे, वह जनता का ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद वह सब कुछ किए हुए वादे भूल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, कहाँ तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। चिरांगा यानी दीपक, मयस्सर यानी उपलब्ध। ठीक है, तो कवि क्या कह रहे हैं, कहाँ तो तय था, जब हम इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ तो यह तय किया गया था कि हर एक घर के लिए, हर एक यानी प्रत्येक घर के लिए, हर एक यानी प्रत्येक घर के लिए चिरांगा यानी दीपक उपलब्ध कराया जाएगा। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, और कहाँ शहर के लिए एक भी दीपक उपलब्ध नहीं हो सका। जब हम इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ यही निकलेगा कि कहाँ तो चुनाव से पहले ये वादा किया गया था कि हर एक घर के लिए दीपक उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन यहाँ तो पूरे शहर के लिए एक भी दीपक उपलब्ध नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जब कवि के कहने का भाव हम देखेंगे, उसका भाव समझेंगे, तो कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं
कि कहाँ तो यह तय किया गया था, यानी चुनाव से पहले लोगों ने यह तय किया था कि वह हर एक घर के लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। यानी चिरांगा जो दीपक दिया हुआ है, दीपक का अर्थ सुख सुविधाओं से है। कहाँ तो लोगों ने यह तय किया था कि चुनाव जीतने के बाद वह हर एक घर के लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध करेंगे, और कहाँ चुनाव जीत जाने के बाद पूरे शहर के लिए एक भी सुख सुविधा मयस्सर यानी उपलब्ध नहीं कराई गई। यानी लोग अपने वादे पर खरे नहीं उतरते हैं, जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं वह अपने वादे से मुकर जाते हैं। हर एक घर के लिए सुख सुविधा की बात छोड़िए, पूरे शहर के लिए भी कोई सुख सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरे में क्या है। दूसरी गज़ल में भी कवि ने क्या कहा है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यानी इसमें दरख्तों का अर्थ होता है पेड़ों। ठीक है, दरख्त का अर्थ पेड़ होता है, तो दरख्तों यानी पेड़ों। ठीक है, साए यानी छाए में। ठीक है, तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि कह रहे हैं कि जहाँ से हमें किसी चीज़, हमें ये उम्मीद हो, ठीक है, अगर हमें धूप लग रही हो तो हमें किसका सहारा रहता है, पेड़ों का। हम सोचते हैं कि यह पेड़ हमें धूप से छाया प्रदान करेगा, और अगर वही पेड़ हमें छाया प्रदान न करे तो उस समय क्या कैसा महसूस होगा। ठीक है, तो यहाँ जो पेड़ों के छाया की बात की गई है, यहाँ सुख सुविधाओं से अर्थ है। कवि के कहने का अर्थ ये है कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। यानी कवि कह रहे हैं कि जहाँ से हमें सुख सुविधाओं की उम्मीद थी, यानी कवि कह रहे हैं कि जहाँ से हम ये उम्मीद लगा कर बैठे थे कि यहाँ से हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी, और अब तो वहीं से कष्ट मिलने लगा है, और अगर सुख सुविधा के बदले कष्ट मिलने लगे तो उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। यानी कवि कह रहे हैं कि हमने तो ये सोचा था कि हमें यहाँ से सहारा मिलेगा, हमने उम्मीद लगा के रखी थी कि हमें यहाँ से सहारा मिलेगा, हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन हमें वहाँ से सुख सुविधाएं मिलने के बजाय कष्ट मिलने लगे, तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम उस स्थान को छोड़ दें। ओके।